जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग इसमें जानेंगे फोर्स के बारे में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, law of conservation of momentum, inertial and non-inertial frames, fundamental forces, types of forces, contact, tension, normal reaction, free body diagram, impulse, equilibrium of concurrent forces, frictional force, types of friction, coefficient of friction and banking of rods। ये सारे टॉपिक्स हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि फोर्स क्या होती है। फोर्स एक एफर्ट होता है जिसकी वजह से स्टेट चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन में हो तो ओके। और ये फोर्स जो है डायरेक्शन और वेलोसिटी भी चेंज करती है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज करती है। तो आप लोग इवन रोजमर्रा जिंदगी में भी फोर्स शब्द का इस्तेमाल काफी करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इस फोर्स के पास जो है मैग्नीट्यूड होगा, उसके साथ साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। और इसको हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। ओके, तो अब दो तरीके की फोर्स होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं? जब आपके पास नेट इफेक्टिव फोर्स जो है जीरो आ जाती है, कि जैसे देखिए इस वाले में 300 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और 300 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट इफेक्टिव फोर्स कितनी है? जीरो है। दैट मीन्स कि ये जो है यहाँ पर बैलेंस्ड है। क्या है ये? बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में आपके पास ज्यादा है। सो दैट मीन्स दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो अगर आपके पास जो नेट इफेक्टिव फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं है तो वो कैसी फोर्स बन जाएगी? अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाएगी। और इसी की वजह से जो है ऑब्जेक्ट में स्पीड और डायरेक्शन वगैरह में चेंज आ जाता है। ओके, सो दैट मीन्स ये नेट फोर्स क्या है? तो जब बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उनका रिजल्टेंट जो हम निकालते हैं वो हमें बताता है कि इस पर एक्चुअली नेट फोर्स कितनी, यानी कि वो रिजल्टेंट ही आपके पास नेट फोर्स है। जैसे इस वाले ऑब्जेक्ट पर ये 6 न्यूटन फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है और 3 न्यूटन फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है। यानी कि अगर हम इसे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट में रखेंगे तो ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। 6 न्यूटन इज इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 3 न्यूटन इज इन वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए ये 12 न्यूटन फोर्स है, 7 और 5 12 न्यूटन फोर्स है, किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है। और ये 8 न्यूटन है वेस्ट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास? 4 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलर वे में यहाँ पर ये दोनों जो है ईस्ट में ही लग रही हैं तो टोटल जो आपके पास आ जाएगी 40 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, सो इस तरीके से ये जो है हम क्या निकालते हैं? यहाँ पर नेट फोर्स निकालते हैं। ओके, यानी रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताती है हमको? इट स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन it will remain at keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by external force। मतलब ये चीज ये बता रही है कि हम ढीठ होते हैं। ढीठ का मतलब क्या है? कि अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट पे ही रहना चाहोगे जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सिमिलर वे में आप अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहोगे जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये बॉल जो है रेस्ट पर ही थी जब तक इस लड़के ने आके इस बॉल को किक नहीं करा। ठीक है, अगर हम इस वाले में देखें तो ये जो आदमी है यहाँ पर ये जो है मोशन में है ना, इस ट्रक के साथ जा रहा है, मोशन में है। तो ये जैसे ही ट्रक जो है आपका रेस्ट पर आया इस पत्थर से टकराने के बाद तो ये क्या है? आदमी हवा में उड़ गया। क्यों? क्योंकि ये तो मोशन में था तो ये तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसीलिए ये क्या हुआ? उड़ गया। तो इसीलिए हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे
तो जो बॉडी की स्टेट है रेस्ट की है तो रेस्ट में, मोशन की है तो मोशन में रहना पसंद करती है। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट वी कॉल एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? तो ये इनर्शिया क्या चीज है? सो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी बाय विच इट कंटिन्यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है किसी पर्टिकुलर बॉडी की कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट को ना बदले। सो इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ए बॉडी, यानी कि मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास, लेस इज द इनर्शिया। तो इस वाले आदमी पर जो है लेस इनर्शिया है क्योंकि इसका मास जो है कम है, और यहाँ पर आप देखें इस एलिफेंट में मास जो है ज्यादा है, तो ये जो है इसके पास मोर इनर्शिया है। ठीक है, तो ये इनर्शिया भी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये क्या चीजें हमको बताती हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला बताएगा कि रेस्ट पर जो चीज है वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। तो ये जब हम कार्ड को फ्लिक करते हैं तो ये कॉइन जो है आपका नीचे गिरता है। क्यों? ये कार्ड के साथ उड़कर नहीं जाता है क्योंकि ये किस पर है? रेस्ट पर है ना। ये कॉइन जो है रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। तो ये कार्ड तो जब आपने फ्लिक करा तो ये तो उड़ गया, लेकिन ये कॉइन वहीं का वहीं था, फिर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करी और ये नीचे की तरफ आ गया। सिमिलर वे में इनर्शिया ऑफ मोशन, जब आप गाड़ी से जा रहे थे, आपने एकदम से सडनली आपने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ? आपको एक फॉरवर्ड जर्क मिला। वो किस लिए मिला? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपका मोशन कैसा था? आगे की तरफ था, लेकिन आपने एकदम से गाड़ी रोकी तो आपको जर्क मिलता है और आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है हमारे को बता रहा है कि इस तरीके से आप जिस डायरेक्शन में उसी में रहना चाहेंगे। तो ये जो बस एकदम सडनली टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है, तो आपको जो है साइडवेज में भी जर्क मिलता है। वो भी किस लिए मिलता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से मिलता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या चीज है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ मास इन मोशन, यानी कि ये हमको बताएगा कि कितना मोशन, मतलब कितना मास इन मोशन, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन आपको बताता है। तो जैसे अगर सपोज करिए कि ये जो बुलेट आ रही है यहाँ पर और इसने इस ग्लास को ब्रेक करा, अगर इस बुलेट को जो है आप हाथ से फेंकेंगे ऐसे यूं करके धीमे से, तो क्या होगा? क्या ये ग्लास ब्रेक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब हमारे पास क्या है? वेलोसिटी कम है, और जब आपने बुलेट फायर करी थी तो वेलोसिटी ज्यादा थी। तो दैट मीन्स वेलोसिटी ज्यादा थी तो इसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि मास तो दोनों के लिए हमारे पास सेम ही रहा। तो जब आपने हाथ से फेंकी तो मोमेंटम कम रहा, और जब बुलेट फायर करी तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज्यादा हुआ। सिमिलर वे में ये अगर रेस्ट पर है तो इस पर कितना मोमेंटम है? जीरो मोमेंटम है। तो जीरो मोमेंटम, मोर मोमेंटम और मोस्ट मोमेंटम इन दीज थ्री केसेस। अभी ज्यादा स्पीड कर दोगे तो और ज्यादा मोमेंटम हो जाएगा। तो ये जो है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। ओके, इसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे? मास को आप करते हो किलोग्राम में और वेलोसिटी को करते हो मीटर पर सेकेंड में। सो दैट मीन्स इस मोमेंटम को हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। ओके, तो ये क्या है? इसकी एसआई यूनिट है। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, डबल कर देंगे, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? हमारा डबल हो जाएगा। अगर आपने v जो है इसका डबल करा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मोमेंटम इज। तो इस मोमेंटम का यूटिलाइजेशन आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम जो इतना फोर्स कह रहे हैं, तो ये फोर्स को आप क्वांटिटी कितनी है वो कैसे मेजर करें, तो वो हमें बताया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, यानी कितनी क्वांटिटी है। तो ये हमसे कह रही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, फोर्स जो है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो दैट मीन्स इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दैट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है फोर्स का, दैट कम्स आउट टू बी मा, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी एसआई यूनिट तो आप लोगों को पता ही है, क्या होती है? न्यूटन होती है ना। इसकी क्या होती है? न्यूटन होती है। और अगर हम देखें किलोग्राम में तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर बन जाएगी। सो 1 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आपको जो है फोर्स पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में ये जो आपने देखा होगा, क्रिकेटर अपने हाथ जो है नीचे की तरफ करते हैं जब बॉल को कैच कर रहे होते हैं, तो वो क्यों करते हैं? इससे क्या करते हैं, वो टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। अगर टाइम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है कम हो जाती है, दैट्स वाई उनके हाथों में जो है कम चोट लगे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ जो है नीचे की तरफ ले जाते हैं व्हाइल कैचिंग द बॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं, ये हमको बताती है इफ ए इज applying a force of x or F force on the another body, then that body will also apply the same force in the previous one। यानी कि अगर आपने किसी A बॉडी से B बॉडी पर फोर्स लगाई है तो B बॉडी भी A बॉडी पर वही फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगी। ओके, सो दैट इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। तो एक हमारे पास एक्शन है और फिर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी वो हमारी क्या है, रिएक्शन फोर्स हो गई। सो दे विल एक्ट ऑन दी डिफरेंट बॉडीज। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये बोट जो चला रही है, इन्होंने जो है पहले पानी को पीछे करा तो पानी ने इनको आगे कर दिया, इसी वजह से ये आगे बढ़ पा रही है। सो दैट दिस फोर्स विल ऑलवेज कम इन पेयर्स। नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि जो जो आपका मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वही मोमेंटम होगा आपका आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम आप पहले इस वाली बॉल का देखें तो कितना है, m1 u1, इस वाली बॉल का कितना है, m2 u2। तो ये जो है इसका टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। अब ये दोनों बॉलें जो है टकराई और फिर जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, वो उस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका कितना हो जाएगा, m1 v1 और m2 v2। तो टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो दैट मीन्स बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वही आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको यही बता रही है कि मोमेंटम जो है आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि जहां पर कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके, तो इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो जब कोई गन से ऐसे फायर करता है तो राइफल से, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से रखना पड़ता है, बिकॉज दिस विल बी गोइंग टू गेट बैक। एक पीछे की तरफ जर्क मिलता है क्योंकि जो बुलेट आगे गई है और उसकी वजह से क्या है, एक फोर्स पीछे की तरफ भी लगती है जिस वजह से यहाँ पर धक्का लगता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम। सिमिलरली जो रॉकेट जा रहा है आपका, तो ये इधर की डायरेक्शन में जो है मोमेंटम जा रहा है गैसेस का, और रॉकेट जो है आपका दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो टोटल मोमेंटम यहाँ पर 0 है क्योंकि बिफोर फ्लाइंग जो मोमेंटम था दैट वाज 0। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं विच आर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि ए की आपके पास कुछ वैल्यू होगी, यानी कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं या जो रोटेट हो रहे होते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है न्यूटन्स लॉज जो है वैलिड होती हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज जो है इनवैलिड होती हैं। इनर्शियल फ्रेम में 0 फोर्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 0 एक्सेलरेशन, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में 0 फोर्स का मतलब ये नहीं है कि 0 एक्सेलरेशन है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अ फ्री फॉलिंग एलिवेटर में बी कंसिडर्ड एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर ए जो है आपका जी के बराबर आ जाएगा, इसीलिए ये जो है हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द फंडामेंटल फोर्सेस।
सो व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस? नेचर में जो है हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों जो है फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो सबसे वीक होती है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। तो देखिए वो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन हम इसका जब कंपैरिजन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो उसके कंपैरिजन में 10⁻⁻40 यानी इतनी वीक है ना। तो ये काफी बड़ा नंबर होता है। 0.0000 करके लगाइए, तो ऐसे आपने 40 जीरो लगा लिए, तो उतने टाइम्स जो है ये हमारी वीक है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी रेंज होती है इनफाइनाइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है दैट इज ऑफ द न्यूक्लियर साइज। ओके, केवल न्यूक्लियर साइज तक ही वैलिड रहती है। सिमिलरली वीक न्यूक्लियर फोर्स भी केवल आपकी न्यूक्लियर साइज तक ही वैलिड रहती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपकी इनफाइनाइट रेंज की होती है। तो कहाँ कहाँ ये फोर्सेस लगती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो, हम वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए कह रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल्स पर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियन हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। So on different basis we can give the different types of forces as follows. तो कौन कौन सी? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वीक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में आती है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स। वीक में आ जाती है वेंडर वॉल फोर्सेस, और न्यूक्लियर में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। सो कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं दैट आर अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कौन कौन सी होती हैं? टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये टेंशन क्या चीज है? सो टेंशन इज ए फोर्स दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्ट्रिंग, रोप, केबल और वायर। यानी कि ये जो वायर होती है, केबल होती है, रोप होती है, इनके थ्रू जो ट्रांसफर होती हैं, जब हम क्या करते हैं ना, टाइटली पुल करते हैं दोनों तरफ से, फ्रॉम दी ऑपोजिट एंड्स, यानी कि दोनों तरफ से जब हम पुल करते हैं तो क्या होता है, इस पर जो है टेंशन आ जाती है। तो दैट वी कॉल एज द टेंशन फोर्स, एंड इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ वायर एंड पुल्स इक्वली ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द वायर। ओके, एंड इट विल पुल द ऑब्जेक्ट। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स नीचे लगा रहे हैं तो ऊपर की तरफ आपके पास टेंशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज दी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन वो होती है कंपोनेंट फोर्स की जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने किसी सरफेस पर रखा है, ओके, तो उस ऑब्जेक्ट पर जो है आप जो सरफेस देखेंगे तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो हमारी कौन सी होती है? नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो ये जनरली आपकी mg के बराबर आ जाती है, क्योंकि ये कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर w होता है और इसी के कोरोस्पोंडिंग ये होती है, तो mg के बराबर। लेकिन अगर वो इस तरीके से टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाता है mg cos थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो है mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, नाउ दी फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हमें बताता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट पर भी आप लोग अपनी फोर्सेस देख रहे हैं तो उस पर एक पर्टिकुलर आप फोर्सेस देखेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएं, वो इजी हो जाएं, और हम लोग जो है फोर्स वगैरह जो है कैलकुलेट कर सकें इजीली। सो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है ये एक तरीके से। तो इसको हम जनरली एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को भी आप देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें, और फोर्सेस जो हैं आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट पर देखें तो हमारे पास क्या क्या फोर्सेस हैं, एक है टेंशन और दूसरा है वेट। सो इस तरीके से हम लोग इजीली जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी कितनी फोर्स है, तो कैलकुलेशंस हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें इस वाले ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट जो रखा है इस पर हम देख रहे हैं तो एक तो mg इस तरीके से लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लग रहा है।
ठीक है। तो दैट मीन्स इस पर केवल यही दो फोर्स लग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल इन्हीं दो फोर्सेस की कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी है, अगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम लोग वो भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओके, चाहे इस डायरेक्शन में दी हो चाहे इस डायरेक्शन में दी हो, तो इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। सिमिलर वे में अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट पे देखें तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्स यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ओके, क्योंकि हमने ये कंसीडर करा है कि इस तरीके से जा रहा है। सो एक इधर टेंशन फोर्स है, एक ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है और ये mg फोर्स है। तो ये वाली फोर्सेस है, तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो इस पर केवल टेंशन है और आपके पास वेट है, केवल यही दो फोर्सेस हैं। सो इस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि यानी कि जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है आप फोर्स लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। ये हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं कि बहुत ही इम्पल्सिव रिएक्शन है, यानी बहुत जल्दबाजी में, यानी बहुत ही क्षणिक में, यानी बहुत ही छोटे से क्षण में जो है हमने ये डिसीजन लिया। सो इट वॉज एन इम्पल्सिव रिएक्शन। तो उसी तरीके से इम्पल्सिव फोर्स है जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है, उसे हम बोल देते हैं इम्पल्सिव फोर्स। सो दैट मीन्स दिस इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। तो अगर हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो हमने क्या निकाल लिया है, इम्पल्स निकाल लिया है। तो अगर हम फोर्स और टाइम वाले ग्राफ में देखेंगे तो ये जो एरिया आएगा इस ग्राफ के अंदर, दैट विल गिव अस द इम्पल्स। ओके, इम्पल्स देगा। ओके, नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब कि इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है सारी फोर्स तो उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। अब इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, जब इनका रिजल्टेंट कितना आ जाए, जीरो। ओके, यानी कि जैसे आप यहाँ पर देखिए इस वाले में ये हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2 एंड F3। तो हम F1 और F2 को जो ये एक ही पॉइंट पर हैं तो कॉन्करेंट फोर्सेस हो गई। F1 F2 का निकाला हमने रिजल्टेंट, तो ये हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम लॉ से हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो ये F3 और ये अगर इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये आपके पास बराबर आ गया सो दैट मीन्स यहाँ पर नेट फोर्स जो है आपकी कितनी आ गई, जीरो आ गई। So that's why we will call it as the equilibrium of concurrent forces. Okay. Next is the frictional forces. Frictional forces क्या होती हैं, जो कि अपोज करती हैं या रेजिस्ट करती हैं मोशन को जब वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर देख रहे हो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या आप पुश कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो फ्रिक्शन जो है आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी सॉरी इधर इस डायरेक्शन में जो है लगेगी। ओके, सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप अगर ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो मोशन पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है किस तरफ जा रहा है, उसके ऑपोजिट ही लगेगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो व्यूज हैं, एक होता है ओल्ड व्यू और एक होता है मॉडर्न व्यू। तो पहले हम ओल्ड व्यू डिस्कस करते हैं। तो ओल्ड व्यू के अनुसार क्या है हमारे पास कि जो फ्रिक्शन का कॉज है वो क्या है कि आप अगर किसी सरफेस को देखें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो उसमें क्या है इस तरीके से पैटर्न होगा, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ इस तरीके से बने होंगे, उसका इरेगुलर पैटर्न है। तो इस वाले सरफेस का अगर आप देख रहे हैं, एक ही हमारे पास वुडन है और एक ही नीचे सरफेस है, तो इन सब के क्या है इरेगुलर होंगे। तो ये जो है आपस में लॉक हो जा रहे हैं, है ना, ये जो इरेगुलर शेप्स हैं दे आर गेटिंग लॉक्ड, जिसकी वजह से फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि इट विल वेनिश फॉर द एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस। मगर हमने क्या पाया जब एक्सपेरिमेंट करें कि फ्रिक्शन तो बहुत बढ़ जाता है जब एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस कर देते हैं, तो मतलब ये थ्योरी वैलिड नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक नया व्यू आया जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या कह रही है कि ये जो इरेगुलर शेप्स है यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बहुत ही छोटे से एरिया के लिए आपके पास टच होते हैं। तो ये जो है बहुत ही छोटे से एरिया के लिए होते हैं, तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया कम होने की वजह से जो है यहाँ पर एडहेसिव प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इन दोनों सरफेसेस के बीच में। नाउ दिस फ्रिक्शन कैन बी ऑफ
टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और एक्सटर्नल में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। एंड काइनेटिक के फर्दर दो पार्ट होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। और इंटरनल यानी कि विस्कोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लिक्विड के बीच में, दो लेयर्स के बीच में जो है लिक्विड की जो फ्रिक्शन है उसे हम बोलते हैं द इंटरनल फ्रिक्शन। और जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये वाली फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज दिस स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स? सो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वो है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, तो आपने जो फोर्स लगाई उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स भी लगी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स लगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो इसने भी फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो गई, 10 न्यूटन। आपने थोड़ी सी और फोर्स बढ़ाई, 12 न्यूटन करी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो गई, 12 न्यूटन। तो आप यहाँ पर देखकर ये भी बता सकते हैं दैट इट विल बी ए सेल्फ एडजस्टिंग, है ना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक वाली, दिस इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब आपने उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पुश कर रहे थे और जब वो एकदम बस मूव ही करने वाला था, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स थी उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर जब हमने उसको मूव करना शुरू कर दी तो वो चलने लग गया है, तो तब उस समय जो फ्रिक्शन आपका रोल में आता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इन तीनों का जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से आता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपकी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो इस तरीके से ये जो है चेंज हो रही है, ये मैक्सिमम जो हो जाती है तो उसे हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर जब आप उसको पुश करके आगे ले जा रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो वो थोड़ी सी कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, नाउ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तब जो फ्रिक्शन आएगी दैट विल बी दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को रोल कर रहे हैं, है ना, उसका सर्कुलर शेप है, तो वो क्या करेगा, रोल करेगा, रोलिंग मोशन होगा, तो उधर जो फ्रिक्शन आएगी दैट विल बी दी रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट टू द नॉर्मल फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। यानी कि ये रेशियो होता है F अपॉन N का। यहाँ पर F क्या है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स है, और N क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों फ्रिक्शन का रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ओके, नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास क्या होता है, वो एंगल जो किस किस के बीच में आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी अगर आपके पास ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा इस नॉर्मल रिएक्शन से, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर भी आता है, tan थीटा के बराबर भी आता है। नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये क्या चीज है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा, एक ऐसे जो प्लेन इंक्लाइन हो सकता है, तो क्या होगा, वो अभी आपने उसको धीरे 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 करके ऊपर कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो जिस जस्ट जहां पर वो एकदम से स्लाइड करना शुरू कर रहा है, जिस एंगल पर इस तरीके से जब आप उसे ऊपर कर रहे हैं, तो वो एंगल जो है हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता है। तो यहाँ पर जो है म्यू आपका किसके बराबर आ जाता है, tan अल्फा के बराबर आ जाता है। और अगर हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में, तो हम देखेंगे कि थीटा और अल्फा जो है बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये किसके बराबर आ जाता है, आपका एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आ जाता है ना। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। ये जो राउंडिंग हम जब करते हैं किसी रोड की, तो एक पर्टिकुलर स्पीड होती है कि जिस पर कि वो सेफली जो है आपकी निकल जाएगी। अगर आपने उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा करेंगे
तो वो राउंडिंग यानी इस तरीके से जो टर्न है उसमें वो टेंजेंशियली बाहर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज इट विल हैव द टेंडेंसी टू लीव दैट कर्व्ड पाथ अगर आपने उसकी जो है लिमिट से ज़्यादा कर दी। ये केवल फ्रिक्शनल फोर्स होती है टायर और रोड की वजह से, जो कि इस टेंडेंसी को अपोज करती है। ओके, तो इस वजह से जो है आपकी गाड़ी जो है उस सेफ स्पीड पे जो है टर्न कर पाती है। ओके, एंड दैट इज गिवन बाय अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर जो है रेडियस, कितना टर्न का जो इस तरीके से अगर हम सर्कुलर फॉर्म बनाए तो कितना रेडियस आता है, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब ये लिमिट जो है बहुत कम हो जाती है ना, तो लेकिन लोग क्या हैं अक्सर बहुत तेजी से चलाते हैं, तो ऐसे में क्या करा कि हमने जो है रोड को इस तरीके से बैंक कर दिया, यानी कि उसको ऐसे उठा दिया, टेढ़ा कर दिया है। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इस तरीके से रोड को उठा दिया तो ये इस तरीके से टेढ़ी हो गई है। तो ये जो टेढ़ी रोड करी है इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ना, वो होता है एन साइन थीटा। ये जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो लिमिट होती है जो आपकी सेफली स्पीड गाड़ी आप चला सकते हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, सो इसीलिए हम लोग जो है रोड्स को अक्सर बैंकिंग करते हैं, एंड दिस इज जनरली डन ऑन दी हाईवेज वगैरह पर। अगर ऐसे टर्न हो रहे होते हैं तो वहाँ पर तो ये समझ लीजिए बैंकिंग ऑफ रोड हो ही जाती है, वहाँ पर कर ही देते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आप लोग जो है हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो लिंक है वहाँ से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, एंड दीज कोर्सेज आर एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कोर्स भी आप लोग हमारी ऐप में से ले सकते हैं, एंड यहाँ पर भी लाइव क्लासेस होती हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की बहुत अच्छे से हो जाए, काफ़ी डिटेल में उधर जो है आपको समझाया जाता है। अगर आप लोग इन सभी कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारा कोड WARRIOR10 जो है यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप दैट यू लाइक्ड ऑल दीज वीडियो ऑफ दी वन शॉट वीडियो, जिसमें कि पूरे चैप्टर की आपको एक झलक मिलती है जो कि जनरली इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, इसीलिए मैंने भी सिंपल लेवल का ही यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।